नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल। डॉक्टर श्याम अग्रवाल सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी के और सर को पिछले 35 सालों का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में और सर एक जाना माना नाम है। सर, हमारे सुनने वालों के लिए बताएं कि ब्लैडर कैंसर एक्चुअली होता क्या है। जब आप ब्लैडर कैंसर की बात करते हैं तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, हम यूरिनरी ब्लैडर कैंसर की बात करते हैं, जहाँ पे कि यूरिन इकट्ठा होता है, क्योंकि नॉर्मली हम पानी पीते हैं, खाते हैं, तो किडनीज यूरिन बनाती हैं और उसके बाद वो जो यूरिन बनता है वो पेशाब की थैली, जिसको कि यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, उसमें इकट्ठा होता है और जब वो 200-400 ग्राम इकट्ठा हो जाता है तो फिर हम उसको पास आउट करते हैं। तो ये एक बैलून की तरह होता है जिसमें कि ब्लैडर में यूरिन जब इकट्ठा होता है तो वो फैल जाता है। तो उसकी एक लाइनिंग होती है, उसकी एक वॉल होती है, जैसे कि एक बैलून की वॉल होती है। तो उस वॉल से जो कैंसर्स एबनॉर्मल सेल्स से बनता है उसको हम ब्लैडर ट्यूमर या ब्लैडर कैंसर बोलते हैं। सर, जैसे आपने बोला कि ब्लैडर का एक आउटर वॉल होती है और एक इनर वॉल होती है, तो क्या जो कैंसर होता है वो किस जगह पे होता है? जी, तो आप जैसे समझें कि एक बैलून है, उसकी एक वॉल होती है, तो उसमें इनर लेयर होती है जिसको एपिथेलियम बोलते हैं, उसके बाद उसमें एक मसल होती है और उसके बाद जो फाइनल जो आउटर वॉल होती है उसको हम सिरोजल सरफेस बोलते हैं। तो जो जितने भी कैंसर्स होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के, वो इनर वॉल से या एपिथेलियम से स्टार्ट होते हैं और वो जो बैलून है या जो ब्लैडर के ल्यूमन में धीरे धीरे करके ग्रो करते हैं। तो उनमें जो सेल्स होते हैं एपिथेलियम के अंदर, उनमें किसी वजह से एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। वो कारण क्या है ब्लैडर ट्यूमर के बनने के, आज की डेट में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो लोग स्मोक करते हैं, जिनको बार बार इन्फेक्शंस होती हैं या पर्टिकुलर प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस होती हैं, या कुछ कंट्रीज़ में ऐसा ज़्यादा पाया गया है, तो एग्जैक्ट कारण हमें ब्लैडर ट्यूमर का मालूम नहीं है। तो वहाँ पे वो जो सेल्स हैं एक से मल्टीप्लाई होते हैं, 2 से 4, 8, और वो इस तरह से जब बढ़ के 1 मिलियन या 10 मिलियन की रेंज में चले जाते हैं तो लगभग 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर ब्लैडर के अंदर बनता है। और ये 1 सेंटीमीटर ब्लैडर के ट्यूमर बनने में लगभग 4 से 5 वर्ष लगते हैं, क्योंकि कैंसर सेल्स की जो डबलिंग टाइम है वो लगभग 90 दिन होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब 1 सेंटीमीटर ट्यूमर किसी पेशेंट का दिखता है ब्लैडर के अंदर, तो वो उसके शरीर में 4-5 साल से बन रहा होता है, लेकिन वो कोई लक्षण ही नहीं देता है, तो इंसान को पता ही नहीं लगता है। तो आज की तारीख में इंडिया में लगभग 40 से 50 हज़ार केसेस नए ब्लैडर ट्यूमर के होते हैं और इनकी जो रफ्तार है पिछले 10 वर्षों में बढ़ती जा रही है। लगभग 10 साल पहले शायद 20-25 हज़ार केसेस होते थे। अगेन एग्जैक्ट रीज़न मालूम नहीं है, लेकिन शायद इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिनसे कि ब्लैडर कैंसर का इंसिडेंस इंडिया में बढ़ रहा है। सर, जैसे आपने बोला कि इसके कॉज तो नहीं पता, बट 4 से 5 साल लगते हैं 1 सेंटीमीटर ग्रो करने में। तो सर, क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब क्या ऐसी चीज़ होती है जो एक आम आदमी को ध्यान रखना चाहिए, उसको टेस्ट कराना चाहिए या जाना चाहिए? बिल्कुल। तो अब जैसे मैंने बताया कि ये इनर वॉल से जहाँ पे कि यूरिन इकट्ठी होती है, तो वहाँ पे वो एक ट्यूमर 1 सेंटीमीटर का, या कई दफ़ा एक नहीं बल्कि मल्टीपल ट्यूमर्स भी बन जाते हैं, और वो वहाँ पे वो नॉर्मल तो होते नहीं है, नॉर्मल सेल्स तो होते नहीं है, वो ख़राब सेल्स होते हैं और वो वहाँ फट जाते हैं। जो कॉमनेस्ट सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को हम बोलते हैं एसिम्टोमेटिक हेमेचूरिया इंग्लिश में। इसका क्या मतलब है? एसिम्टोमेटिक का मतलब है कि उनको कोई दर्द नहीं होती, कोई और लक्षण नहीं होता, केवल पेशाब में खून आता है। मान लीजिए किसी को स्टोन है ब्लैडर में या किडनी में, तो अमूमन उनको दर्द होती है, कॉलिक होती है, बहुत ज़बरदस्त पेन होती है। लेकिन ये पेशेंट्स जिनको कि किडनी में या ब्लैडर के अंदर अगर ट्यूमर्स होते हैं, तो वो एक बिल्कुल पेनलेस ब्लीडिंग होती है यूरिन के साथ, और वो यूजुअली यूरिन में मिक्स होके आता है, क्योंकि पेशाब की थैली में यूरिन इकट्ठा हो रहा है और वहीं थैली के अंदर ट्यूमर बन रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा यूरिन जो है वो रिश्ता रहता है। तो अगर बिल्कुल रला मिला ब्लड आएगा यूरिन के साथ, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अल्ट्रासाउंड करा के, सिस्टोस्कोपी जो कि दूरबीन से जांच होती है ब्लैडर की, और फिर वो अंदर देखते हैं कि उसके अंदर आपको वो ट्यूमर्स दिख रहे हैं, तो वहाँ से वो टुकड़ा लेके उसको जांच के लिए भेजते हैं, जिसको बायोप्सी बोलते हैं।
तो उसमें बायोप्सी के अंदर हमें कैंसर के सेल्स दिख जाते हैं, और जिससे कि कंफर्मेशन होती है कि इस पेशेंट को ब्लैडर के अंदर ट्यूमर बन गई है। तो अब अगर आप और विस्तार में जाएं तो ब्लैडर ट्यूमर्स की जहां तक जांच और उसकी जो टाइप्स हैं उसको हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर और दूसरा होता है इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर। तो सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर होता है कि जब बिल्कुल अंदरली परत के अंदर ही कैंसर सेल्स हैं, जिसको कि मैंने एपिथेलियम बोला, और वो मसल में इन्वेड नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो बिल्कुल यूरिन के साथ ही कनेक्टेड है, हमारे शरीर में अभी घुसे नहीं है कैंसर के सेल्स, वो सिर्फ यूरिन के रास्ते से अगर उसका इलाज हो जाए तो वो पेशेंट का इलाज ईजी होता है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि क्या आपका ब्लैडर ट्यूमर सुपरफिशियल है या इन्वेजिव है, ये डॉक्टर जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि दूरबीन से बायोप्सी करते हैं, उनको ना केवल एक ट्यूमर का हिस्सा लेना होता है बल्कि गहराई में एक मसल का पीस भी लेना है उसके नीचे से, क्योंकि फिर वो माइक्रोस्कोप में पैथोलॉजिस्ट देखेगा और ये बताएगा कि नंबर 1 कि ये ट्यूमर है, कौन सा ट्यूमर है, नंबर 2 क्या वो मसल के अंदर घुसा है कि नहीं घुसा है। अगर वो मसल में नहीं इन्वेड किया है तो वो सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर है, जिसका कि इलाज अलग है, और अगर वो मसल में चला गया है तो उसको मसल इन्वेजिव कैंसर बोलेंगे, उसका इलाज टोटली डिफरेंट है। क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है, जो कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि उनके इलाज ही टोटली डिफरेंट है। सर मैं समझ रहा हूँ जिस तरह से आपने बात बोली, बहुत जोर दिया आपने। तो सर जैसे जब आपने बोला इलाज टोटली डिफरेंट है, तो मैं चाहूँगा प्लीज़ थोड़ा सा आप बताएं कि दोनों केसेस में किस तरह के इलाज होते हैं। राइट। सो जो सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर हुआ तो वो हमारे शरीर में एंट्री नहीं करी है, क्योंकि मसल में उसने इन्वेड नहीं किया है। तो उसमें फिर पैथोलॉजिस्ट जो है वो ग्रेडिंग करता है कि क्या ये लो ग्रेड कैंसर है या हाई ग्रेड कैंसर है। तो मोस्टली पेशेंट्स में अगर एक ट्यूमर है, पहली बारी हो रहा है, तो वो डॉक्टर उसको क्लीन कर देता है, और लो ग्रेड ट्यूमर में हम शायद पेशेंट को वहीं पे छोड़ सकते हैं और 3 से 6 महीने के फॉलोअप में दोबारा चेकअप कर सकते हैं कि वो ट्यूमर वहाँ वापस तो नहीं बन रहा है। लेकिन अगर मल्टीपल ट्यूमर्स हैं, हाई ग्रेड सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर है, तो उनको सफाई करने के बाद, निकालने के बाद मोस्टली हम लोग पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर में BCG जो इंजेक्शन होता है, जो कि टीबी का वैक्सीनेशन में यूज़ करते हैं, उसी तरह की BCG हम पेशेंट के ब्लैडर में डालते हैं हफ्ते के हफ्ते 6 बारी, और उसके बाद एक मेंटेनेंस कोर्स भी देते हैं लगभग 1 साल के लिए। तो हम पेशेंट के अंदर, बॉडी के अंदर कोई दवा, कोई कीमोथेरेपी, कोई रेडियोथेरेपी या कोई मेजर सर्जरी नहीं करते हैं सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर के केसेस में। और सुपरफिशियल ब्लैडर कैंसर के जब इलाज हो जाते हैं तो लगभग 70% लोग जो है उनका कैंसर लौट के ही नहीं आता है, तो लगभग 30-40% के अंदर लौट के आता है, और फिर दोबारा उसको बायोप्सी करके उसको रिमूव करके फिर इंट्रावेसाइकल BCG या इंट्रावेसाइकल माइटोमाइसिन C, जो कि एक कीमोथेरेपी की दवा होती है, वेसाइकल का मतलब होता है ब्लैडर, तो ब्लैडर के अंदर ही हम दवा डालते हैं। तो हम शरीर को टच नहीं कर रहे हैं, हम केवल पेशाब की थैली में दवा डाल के सुपरफिशियल ब्लैडर को क्योर करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन जब आती है मसल इन्वेजिव ब्लैडर की बात, तो वो एक प्रॉपर कैंसर होता है, जो कि ब्लैडर के अंदर अब घुस गया है और आपकी बॉडी के अंदर, मसल के अंदर आ गया है। तो उसमें हमें पूरी जांच करनी पड़ती है, जैसे CT स्कैन्स, PET स्कैन्स, ये देखने के लिए कि क्या वो कैंसर के सेल्स शरीर के किसी और हिस्से में फैले हैं या नहीं फैले हैं। और अगर मान लीजिए कि सारी जांच करने के बाद वो लोकलाइज्ड कैंसर ही पाया जाता है कि ब्लैडर तक ही सीमित है, तो उसमें 2 पद्धतियां इलाज की आ गई हैं फॉर कन्फाइंड टू ब्लैडर। या तो हम उसकी ब्लैडर को ही निकाल देते हैं, और ब्लैडर निकाल देंगे तो आपकी जो पेशाब की रोकने की जो क्षमता है, या वो जो निकाल दिया है, तो उसमें एक हमें एक्स्ट्रा बैग लगाना पड़ता है, जिसमें कि जो यूरिन बन रहा है वो बैग में इकट्ठा होता है, और एक वो परमानेंट फीचर होता है, तो उसके साथ पेशेंट को ज़िंदगी बितानी पड़ती है। लेकिन वो हाईली क्योरेबल है। जो पेशेंट्स ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो उसके अंदर कीमोथेरेपी और रेडिएशन का भी रोल है, जो कि लगभग 6 हफ्ते का इलाज होता है। लेकिन हमारी समझ में वो थोड़ा हल्का इलाज होता है एज़ कम्पेयर टू ऑपरेशन। हालांकि रेडिएशन से भी क्योर होने की संभावनाएं होती हैं। जिन पेशेंट्स का ट्यूमर केवल ब्लैडर तक कन्फाइंड है, आफ्टर सर्जरी लगभग 60 से 70% लोग जो है उनका कैंसर परमानेंटली क्योर हो सकता है। और अगर उनका ट्यूमर या कैंसर जो है वो बगल की गांठों में फैल गया है,
तो उसके बाद हम ऑपरेशन के उनको कुछ कीमोथेरेपी भी देते हैं जिससे कि वो हम प्रिवेंशन कर सकें पेशेंट की और कैंसर वापस ना आए। वो लगभग लिमिटेड 6 महीने का इलाज होता है और अगेन उसमें 60-70% पेशेंट्स परमानेंटली क्योर हो सकते हैं। फाइनली जो एक स्टेज आती है वो जिनका कि रिलैप्स हो जाता है, या कुछ ब्लैडर कैंसर के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कि ट्यूमर लंग में या लिवर में या हड्डियों में फैल गया, जिसको कि हम चौथी स्टेज का कैंसर बोलते हैं। तो उसमें कैंसर की कीमोथेरेपी का रोल आता है और आजकल अच्छी कीमोथेरेपी की दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिससे कि हम पेशेंट्स की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बिल्कुल नई पद्धति आई है पिछले 2 सालों में जिसको कि इम्यून थेरेपी या इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स बोलते हैं। वो रेडिली अवेलेबल हैं और वो बहुत ही कामयाब हैं काफ़ी पेशेंट्स के अंदर, और वो एक पेनलेस ट्रीटमेंट है जिसका कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज़्यादातर वो इम्यूनोथेरेपी हम सेकेंड लाइन में दे रहे हैं और आप ये समझें कि उसमें भी 50-60-70% पेशेंट्स को फ़ायदा होता है। और बहुत अच्छी बात यह है कि जिनको फ़ायदा होता है 100 में से 20 से 25% ऐसे निकलते हैं कि जिनको कि इम्यूनोथेरेपी की दवाई से बीमारी की जड़ जा सकती है और वो लोग 5 साल 10 साल तक भी जीवन बिता सकते हैं बिना ट्रीटमेंट के आफ्टर 2 इयर्स। तो इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पिछले 2 वर्षों में आई है और मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ठीक हो जाएंगे और वो 70 साल के हैं, 80 साल के हैं और अब बिल्कुल ठीक चल रहे हैं लगभग 1.5-2 साल का इलाज कराने के बाद। और ऐसे आई थिंक हमारा दूसरे जो दोस्त हैं, दूसरे डॉक्टर्स हैं जो कि ये इलाज कर रहे हैं, उनका भी एक्सपीरियंस है। तो इम्यूनोथेरेपी का रोल 4th स्टेज में आ गया है, नंबर 1, जिनको कि कीमोथेरेपी फेल हो गई। और एक नई दवा और आई है इम्यूनोथेरेपी में, जो कि मान लीजिए कि आप किसी पेशेंट को लंग में या लिवर में ब्लैडर कैंसर फैल गई है तो शुरू में कीमो देते हैं और अगर उनको थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है तो उस रिस्पॉन्स को कंसोलिडेट करने के लिए इम्यूनोथेरेपी मेंटेनेंस देते हैं। उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो इम्यूनोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट में, खासतौर पे जब वो फैल जाता है। इनिशियल स्टेजेस में जैसे मैंने बताया, या तो सर्जरी करें या कीमो रेडिएशन करें, उसमें 60 से 70% लोग क्योर हो जाते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जी, अब जैसे हम इसमें सर्जरी भी कर सकते हैं, रेडिएशन भी हो सकती है स्टेज पे, और कीमोथेरेपी भी है और इम्यूनोथेरेपी भी है। तो चारों जो पद्धतियां हैं तो उनमें कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे सर्जरी है तो सर्जरी में जैसे मैंने बोला कि हम एक न्यू ब्लैडर बनाते हैं क्योंकि उनका पेशेंट का ब्लैडर निकल गया और वो एक पेशाब की थैली जो बाहर लगती है, तो ये एक आर्टिफिशियल चीज़ हो गई। तो कुछ पेशेंट्स के अंदर सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, इस तरीके की एबनॉर्मैलिटीज़ होने का डर होता है। तो जिनको ऐसे ही थैली लग जाती है तो उनको अपने सर्जन के साथ संपर्क में बना के रखना चाहिए और पीरियडिकली हर 1 महीने में 2 महीने में अपने इलेक्ट्रोलाइट्स, अपना यूरिया, क्रिएटिन, ये टेस्ट कराना चाहिए। अगर उसमें कोई उनको प्रॉब्लम लगती है तो आपको सर्जन के पास जाके उसका समाधान कराना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रेडिएशन जब करते हैं तो वो 6 हफ्ते का इलाज होता है और उसमें किरणें देके ब्लैडर के ट्यूमर को जलाया जाता है। तो उससे लॉन्ग टर्म में क्या होता है, कुछ पेशेंट्स में एक तो ब्लीडिंग होने की टेंडेंसी होती है 100 में से 5% के अंदर, और दूसरा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ लोगों में ब्लैडर श्रिंक हो जाता है क्योंकि रेडिएशन से वहां पे फाइब्रोसिस हो जाती है और श्रिंक होने से उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ब्लैडर की वो कम होने से उसको बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है जिसका शायद कोई हल नहीं है और पेशेंट को इन समस्याओं के साथ शायद जीना ही पड़ता है। लेकिन ये एक इशू है जो कि अगेन 100 में से 2-3% लोगों में हो सकता है। तीसरा, 4th स्टेज में जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो उसके अंदर बाल उड़ना, उल्टी लगना और खून कम होना, प्लेटलेट्स कम होना, ये समस्याएं कीमोथेरेपी की हो सकती हैं जो कि टेम्परेरी होती हैं और जब कीमोथेरेपी बंद हो जाती है तो फिर वो चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। और 4th जो चीज़ मैंने बोली वो इम्यूनोथेरेपी से रिलेटेड है। तो बाय एंड लार्ज वो बहुत सेफ है, उसमें कोई नौशिया, वॉमिटिंग और ये सब कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन जो कॉमनेस्ट साइड इफ़ेक्ट है जो कि 20-25% लोगों में होता है कि उसमें ये जो थायराइड ग्रंथि है उसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है। उसका बड़ा इजी इलाज होता है कि आप उसकी वो गोली थायरॉक्सिन की दे दें और वो चीज़ ठीक हो जाती है। लेकिन 2-3% लोगों के अंदर इम्यून थेरेपी की दवाइयों से किसी भी ऑर्गन पे इफेक्ट हो सकता है, चाहे वो स्किन में रैश हो,
या मुंह में छाले पड़ रहे हों, या डायरिया हो, या किसी को लंग में खराबी आ सकती है, क्योंकि इम्यून सेल्स कहीं भी होते हैं और वो एक्टिवेट होके उस पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी अनयूजुअल बात लगे आपको अपने इलाज के दौरान में, तो आप डॉक्टर से डिस्कस करें और उसका जांच करके वो प्रूव करें कि वो इम्यूनोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट है, तो उसमें फिर स्टीरॉयड्स हम देके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यूजुअली साइड इफ़ेक्ट्स इम्यूनोथेरेपी के मामूली होते हैं, लेकिन आपको सावधानी फिर भी रखनी पड़ती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जानकारी जो आपने दी वो हर हालत में मेरे को लगता है जो लोग सुनने वाले हैं उनको फ़ायदा देगी, और ये मेरे ख्याल से आम जनता के साथ साथ जो अगर कोई डॉक्टर्स भी हैं उनको भी ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन रहेगा। सो व्यूअर्स, आपने सुना डॉक्टर श्याम को। अब आपसे विदा लेते हैं। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।